हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड की थी कि मैडम इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ। अभी जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की चल रही है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम सभी जगह आता है, पर आज सच मशीन्स में यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में नहीं है, पर हाँ पावर सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ने में ये आता है। और मोस्टली ये तब पढ़ते हैं हम जब केबल्स पढ़ते हैं, और केबल्स हम पावर सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। पर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंसुलेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस, मतलब हर इंसुलेटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, पर फिर भी इतना हाई होता है, फिर भी इतना हाई नहीं होता कि इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट नहीं होता, इसलिए एक बहुत छोटा सा लीकेज ऑफ करंट उसमें से फ्लो होता है। अब इंसुलेशन हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो रोज़मर्रा आप अपने घर में जो वायरिंग देखते हैं, सिंपल एक वायर को भी ऑब्जर्व करेंगे तो उसके चारों तरफ कंडक्टर के चारों तरफ येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड कलर के इंसुलेटर्स आपने रैप किए हुए देखे हैं या अप्लाइड देखे हैं कंडक्टर के ऊपर। पर ये मैं बात कर रही हूँ केबल से रिलेटेड। केबल्स क्या होता है, केबल में बीच में एक कोर होता है, कंडक्टर होता है, और चारों तरफ उसके इंसुलेशन अप्लाइड रहता है। जैसा आप ये पेन समझिए, पेन के अंदर जो रिफिल है उसको आप कंडक्टर समझिए, और ऊपर रिफिल के बाद से लेकर या बाहर सरफेस तक जो भी मटेरियल है वो इंसुलेटर होता है। अगर ये सिंगल कोर केबल है तो एक ही कंडक्टर होगा और उसके चारों तरफ इंसुलेशन अप्लाइड रहेगा। अगर मल्टीपल कंडक्टर्स वाला केबल हो तो ए बी सी जैसे ये कंडक्टर्स हो गए, और इसके चारों तरफ दो कंडक्टर्स के बीच में भी इंसुलेटर है, और इसके ऊपर भी चारों तरफ इंसुलेटर अप्लाइड है, इंसुलेशन अप्लाई किया हुआ है। नेचुरली इंसुलेशन इसलिए अप्लाई किया जाता है, आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल टच कर लेता है तो शॉक लगेगा, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलेशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। केबल्स में इंसुलेशन की जो शीट होती है, जो कवरिंग होती है, वो ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि ये केबल्स जो होते हैं ये अंडरग्राउंड केबल्स भी होते हैं, ओवरहेड केबल्स भी होते हैं, और इवन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट भी केबल्स के थ्रू ही होता है इलेक्ट्रिकल पावर का। तो केबल्स जगह जगह यूज होते हैं, और कंडक्टर के ऊपर जो अप्लाइड, केबल्स में कंडक्टर के ऊपर जो अप्लाइड मटेरियल होता है वो इंसुलेटर होता है। अब उस इंसुलेटर का जैसे अभी बताया कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल मटेरियल। आइडियल मटेरियल हो इंसुलेटर तो हम उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस आइडियली हम जीरो मानकर चलते हैं। पर इंसुलेशन जो केबल के चारों तरफ, या सॉरी इंसुलेशन जो कंडक्टर के चारों तरफ अप्लाइड रहता है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ, मतलब मैं छोटे रेजिस्टेंस की नहीं बात कर रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ना होके कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस नेचुरली बड़ा सा ही होता है। तभी तो कंडक्टर के सरफेस से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस से इंसुलेटर के सरफेस तक, केबल के सरफेस तक एक छोटा सा करंट बहता है उस लार्ज रेजिस्टेंस की वजह से, और इस मटेरियल का रेजिस्टेंस लार्ज है तभी ये इंसुलेटर जैसा यूज हो रहा है। तो अब मैं आपको शो करके बता सकती हूँ कि एक रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, इंसुलेशन सरफेस या कंडक्टर सरफेस से लेकर केबल सरफेस के बीच में एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट होता है। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक तो हम ऑन पेपर कैलकुलेशन कर ले, जो मैथमेटिकल तरीका गिवन है। बहुत सारे बुक्स में आपको ये कंटेंट अवेलेबल होगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कैसे किया जाता है, तो हम मैथ्स
की मदद से हम इंटीग्रेशन वगैरह को यूज करके मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस पता कर सकती हूँ। पर प्रैक्टिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे पता किया जाता है? प्रैक्टिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर से फाइंड आउट किया जाता है। प्रैक्टिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको मेगर कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, पर ये मेगर एक्चुअली इंसुलेशन या आईआर टेस्टर कहलाता है। मेगर तो कंपनी का नाम है एक्चुअली, पर इसी कंपनी ने ये डिवाइस निकाला है, इसलिए हम मेगर 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 यूज करते हैं वर्ड की रेजिस्टेंस मेजर करने का डिवाइस क्या होता है? मेगर। पर एक्चुअली ये कंपनी का नाम है, हम रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस या आईआर टेस्टर ऐसे ही बोलते हैं। अब आईआर टेस्टर कैसे यूज किया जाता है? तो एक मेगर जो डिवाइस है, इस मेगर डिवाइस से या आईआर टेस्टर डिवाइस से एक डीसी वोल्टेज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अप्लाई किया जाता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिवाइस अप्लाई किया जाता है और एक डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। अब आप कहेंगे यहां से यहां कैसे आए? तो वही मैं समझा रही हूं कि इस पेन के अंदर जो रिफिल है वो ये वाली है, तो ये कंडक्टर है, और बाहर जो है इसके चारों तरफ जो अप्लाइड है वो इंसुलेटर है, तो वो इंसुलेटर ऐसा है। तो मैं अब इसको लैटरल वे में ऑब्जर्व कर रही हूं, तो मुझे रिफिल के ऊपर इतना इंसुलेटर दिख रहा है, रिफिल के नीचे इतना इंसुलेटर दिख रहा है, और ये मुझे, तो मैंने इसको कट ऐसे किया है, वर्टिकली कट किया है। तो आपको जो दिख रहा है ऊपर का इंसुलेशन दिख रहा है, फिर रिफिल दिख रही है, फिर नीचे इंसुलेटर दिख रहा है, मतलब रिफिल मतलब कंडक्टर बोल रही हूं मैं। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है, किसके थ्रू? आईआर टेस्टर के थ्रू। ये डीसी वोल्टेज जो है यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगता है, और वो डीसी वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होती है उसका रेशियो जो होगा वो आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करके दे देता है। नेचुरली ये डीसी वोल्टेज है और ये डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज की वजह से डीसी करंट ही बहेगा, तो मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में पता चल जाएगी। अब मैं थोड़ा और डेप्थ में जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर डीसी वोल्टेज ही क्यों अप्लाई किया जाता है, एसी वोल्टेज क्यों नहीं अप्लाई किया जाता। तो इसका रीज़न है कि इसी में मैं यहाँ पर हटा देती हूँ इसे, ये सब मैं रब ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेशन, आई फॉर इंसुलेशन, सी फॉर कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में जो है ग्राउंड तक, कंडक्टर टू ग्राउंड तक 3 टाइप के करंट्स फ्लो होते हैं। पहला करंट जैसा मैंने बताया लीकेज करंट, और वो लीकेज करंट किसकी वजह से होगा? इस इंसुलेटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वजह से होगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, पर एक छोटा सा लीकेज करंट बहेगा, और वो लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। अगर मैं यहाँ पर करंट ले लूँ और ये टाइम ले लूँ, तो एक करंट यहाँ से फ्लो होता है जिसको मैं लीकेज करंट बोलूँ या आई लीकेज बोलूँ, जो कि कांस्टेंट फ्लो होता है। तो इसका नेचर डीसी है, और किसकी वजह से है वो? इंसुलेटर के अपने खुद के कुछ रेजिस्टेंस की वजह से एक छोटा सा कंडक्टर टू ग्राउंड करंट फ्लो हो रहा है, लीकेज करंट। अब कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटिव करंट भी बहता है, क्योंकि कंडक्टर सरफेस और ग्राउंड जो है वो एक कैपेसिटेंस जैसा बिहेव करता है, और बीच में फिर जो इंसुलेटर है वो डाइलेक्ट्रिक जैसा वर्क करने लगता है। तो एक चार्जिंग करंट भी फ्लो होता है, और वो चार्जिंग करंट जो है वो बहुत शुरू में लार्ज अमाउंट का रहता है, पर धीरे धीरे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उसका नेचर कैपेसिटिव है। और 0 क्यों हुई? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज इसके बीच में अप्लाई करूंगी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आईआर टेस्टर से, या ऐसे भी मैं कोई बैटरी लगा दूं, तो वो डीसी वोल्टेज जो अप्लाइड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो डीसी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो 0 फ्रीक्वेंसी पर जब फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, मतलब डीसी सप्लाई है, उस केस में कैपेसिटर का जो ओम्स रहता है, ओम्स ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, जो कि ओमेगा 1/ओमेगा c होता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब रेजिस्टेंस उसके थ्रू ऑफर्ड ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब डीसी वोल्टेज अप्लाई करने पर ये कैपेसिटिव करंट जो है वो धीरे धीरे 0 हो जाता है। शुरू में वो अपना इम्पैक्ट देता है, पर जैसे कैपेसिटेंस की चार्जिंग हो जाती है
तो उसके बाद इसमें से बहने वाला करंट जीरो हो चुका रहता है, तो वो कैपेसिटिव करंट इफेक्ट में दिखता ही नहीं है। एक और करंट होता है, अगर मैंने मेगर टेस्टर से कंडक्टर के इस हिस्से पर ये मेरा डीसी वोल्टेज मैं अप्लाई कर रही हूँ, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ, और उसकी निगेटिव पोलैरिटी मैंने यहाँ पे कंडक्टर से कनेक्ट करके रखी है और पॉजिटिव पोलैरिटी मैंने यहाँ कनेक्ट करके रखी है। तो इस निगेटिव पोलैरिटी की वजह से पोलराइजेशन से यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट होगी, यहाँ पर निगेटिव पोलैरिटी जनरेट होगी, तो फिर एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन करंट, और वो पोलराइजेशन फिनोमेना की वजह से होता है। पोलराइजेशन फिनोमेना बेटा अपने आप में दूसरा एक टॉपिक है जिस पर मैं आगे कभी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट का पार्ट है। तो जब मैं ईएमटी सब्जेक्ट लूंगी तब मैं उस टॉपिक को लूंगी, पर अभी आप ये समझिए कि जब यहाँ पर निगेटिव पोलैरिटी दे दी डीसी वोल्टेज की और यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी हमने डीसी वोल्टेज की दे दी, तो पोलराइजेशन की वजह से एक करंट और बहेगा। वो करंट भी शुरू में उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, पर धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। पर हाँ, कैपेसिटिव करंट से थोड़ा लेट डिलेड उसका रिस्पॉन्स होगा। वजह ये स्लो प्रोसेस होती है पोलराइजेशन की, इसलिए ये करंट थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्लो होगा। पर नेचुरली ये करंट भी कैपेसिटिव नेचर का है, तो डीसी वोल्टेज की वजह से ये करंट भी धीरे धीरे वाइप ऑफ हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। क्या हुआ, जब वोल्टेज हमने यहाँ पर डीसी दिया तो लीकेज करंट तो लगातार बहता रहा, कैपेसिटिव करंट भी ज़ीरो हो गया, एब्जॉर्प्शन करंट पोलराइजेशन वाला भी ज़ीरो हो गया। तो टोटल करंट जो आए बह रहा था वो आई लीकेज था कुछ देर तक, पूरे टाइम आई कैपेसिटेंस था और एक आई एब्जॉर्प्शन था। ये दोनों करंट डीसी वोल्टेज की वजह से ज़ीरो हो जाते हैं और पूरे टाइम कौन सा करंट बहता रहता है, आई लीकेज करंट बहता रहता है। अब आप कहेंगे कि एसी वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा। एसी वोल्टेज अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटेंस का ओम्स इफेक्ट में आ जाएगा, और कैपेसिटेंस एसी की केस में अपना बिहेवियर शो करने लगेगा, अपना इम्पैक्ट शो करने लगेगा। तो एसी पॉजिटिव पल्स में उसकी चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी, चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी, मतलब लगातार ये वाला करंट बहता रहेगा, ज़ीरो नहीं होगा, ये वाला करंट भी ज़ीरो नहीं होगा। और हमें मेजर क्या करना है, हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है। तो अगर ये करंट और ये करंट डोमिनेटिंग रहे और क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा रहे, क्योंकि एसी वोल्टेज की केस में ये वाला इनफाइनाइट नहीं रहता है, ये रेजिस्टेंस या ये ओम्स इम्पैक्ट में आ जाता है, ये रिएक्टेंस इम्पैक्ट में आ जाता है, तो कैपेसिटेंस से बहने वाला करंट जो होगा वो डोमिनेटिंग हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन करंट भी डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो लीकेज ऑफ करंट हम मेजर नहीं कर सकते। लीकेज ऑफ करंट मेजर नहीं हुआ तो एक्चुअल वैल्यू इस रेजिस्टेंस की हमें पता ही नहीं चल पाएगी। अगर हम एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई करंट करेंगे तो हमें टोटल इम्पिडेंस पता चलेगा, जिसमें रेजिस्टेंस भी शामिल होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी शामिल होगा, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस भी शामिल होगा, और पोलराइजेशन की वजह से जो रिएक्टिव कंपोनेंट या इम्पिडेंस पिक्चर में आ रहा है वो भी होगा। तो हम एक्चुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक्चुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हमें डीसी वोल्टेज ही अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कैपेसिटेंस जो है उसका इम्पैक्ट नल एंड वॉइड हो जाए, एब्जॉर्प्शन करंट का भी थोड़ी देर में इम्पैक्ट नल एंड वॉइड हो जाए, और इसके बाद सिर्फ लीकेज ऑफ करंट बहता रहेगा। तो डीसी वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो शुरू में हमें करंट जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, शुरू में इतना मिलेगा, और धीरे धीरे फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, लीकेज ऑफ करंट के बराबर हो जाएगा, और वही मिलेगा। तो थोड़ी इतनी देर के बाद जो करंट हमें एक बार एक कांस्टेंट करंट मिलने लगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती दिखेगी हमें, उसके बाद जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट करंट को जब हम डीसी वोल्टेज को जब इस कांस्टेंट करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमारा इंसुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम समझ पाएंगे। तो इसलिए हम क्या अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर हम एसी वोल्टेज कब अप्लाई करते हैं, तो एसी वोल्टेज हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी रोटेटिंग मशीन में
इंसुलेशन अप्लाई किया कंडक्टर के ऊपर, तो हम माइका इंसुलेशन अप्लाई करते हैं। कंडक्टर अगर किसी मशीन में, रोटेटरी मशीन में, सपोज एक ये कंडक्टर है और इसके ऊपर हम माइका की शीट्स अप्लाई करते हैं, मतलब हम इंसुलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंडक्टर के ऊपर। इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं एयर का वॉइड रह गया है क्या, वो पता करना है। तो इस वक्त हम इस कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और एसी वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक बार हम इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इंसुलेशन इम्पिडेंस की वैल्यू पता चलेगी। मतलब इस इम्पिडेंस में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मतलब एक्स दोनों शामिल रहेंगे, और आर एंड एक्स दोनों शामिल, ओम से दोनों। जब मैं एसी पढ़ाऊंगी बेटा तो आर क्या है, एक्स, आर तो समझ चुके, एक्स क्या है वो वहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगी तो एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी करंट बह रहा होगा वो मुझे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी करंट बह रहा होगा ये मुझे जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर देगा, और जेड मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का इम्पैक्ट दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा डीसी वोल्टेज अपॉन करंट फ्लो करवाने पर, ये होगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन से कि यहाँ पर रिएक्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर भी हमारे पास पूरा एनालिसिस होगा डिजाइनिंग की वजह से। तो ये इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत डिफरेंट आई, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इस केस में हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब कोई वॉइड, कोई एयर लॉकिंग वगैरह हो गई है तो हम वहाँ पर एसी वोल्टेज अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या एयर लॉकिंग वगैरह हुई है क्या, क्योंकि ये एयर लॉकिंग इसके कैपेसिटिव वैल्यू को चेंज कर देता है, और कैपेसिटेंस बहुत बड़े मैग्नीट्यूड से चेंज होता है, इसलिए एक्स चेंज हो चुका रहता है। तो जो हमने कैलकुलेशन करके रखा है डिजाइनिंग एस्पेक्ट से, और ये जो जेड है दोनों के वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, तब हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जब हम माइका रैप कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो गई है, मतलब एयर वॉइड आ गया है या गैप आ गया है, ये सारी चीज़ें। तो जनरली जब हम IR टेस्टर यूज़ करते हैं तो हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको ये रेजिस्टेंस मेजर करना रहता है, हमें कैपेसिटेंस वाला करंट और ये सब हमें नहीं मेजर करना रहता है, और हमें प्योरली रेजिस्टिव वैल्यू चाहिए तो हमें डीसी वोल्टेज ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट और डेरिवेशन करके बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा बस एक दिन में हो सकता है मैं 2 वीडियोस भी पब्लिश कर दूं। आज तो सिर्फ और सिर्फ IR क्या है उस पर मैंने आपको लेक्चर दिया है, और साथ में हम डीसी वोल्टेज लगाकर ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्यों मेजर करते हैं वो मैंने बताया है। आगे मैथमेटिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। AC वोल्टेज कब अप्लाई करते हैं, जब हम इसके जब हम इंसुलेशन अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त हमसे कोई गलती हुई है क्या, ये पता करने के लिए हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अदरवाइज रेजिस्टेंस हमें इंसुलेशन का पता करना है तो हम DC वोल्टेज ही अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। आगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मुझे DC मोटर वगैरह पढ़ा रही हूँ मैं, तो और DC जनरेटर पढ़ा रही हूँ, तो उसी बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस का सेकंड वीडियो भी पब्लिश कर दूंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। थैंक यू।